वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो भाषा एवं संस्कृति यानी फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा से संबंधित है। इसमें हिंदी भाषा के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र है। मैं आपको ये बात बता दूं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, देवी हिल विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, शंकर शाह विश्वविद्यालय या महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी, जितनी भी विश्वविद्यालय हैं, और अब तो जो हमारे भोज ओपन यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, उसने भी नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम लागू कर दिया है। सभी का पाठ्यक्रम एक जैसा है, तो आप सारे वीडियो देखिएगा। बीए, बीकॉम, बीएससी सभी का सिलेबस भी सेम है। तो वीडियो शुरू करता हूँ मैं। ये 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का समय रहेगा। हिंदी इंग्लिश का साथ में होता है। इंग्लिश का मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो पहला प्रश्न है, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त की है, और उन्होंने किसकी कहा है? सर्वेश की सगुण मूर्ति का। और सर्वेश का अर्थ होता है ईश्वर। पहले का बी सही है। दूसरा प्रश्न, रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? रत्नाकर का अर्थ क्या है? समुद्र, याद रखिएगा, समुद्र। सेकंड का बी ऑप्शन। धूलि का समानार्थी शब्द क्या है? तो धूलि का समानार्थी शब्द धरा, मानसरोवर, जल या रज। तो तीसरे का चौथा विकल्प सही है। रज, रज यानी होता है धूल, और जर यानी होता है जमीन, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, मातृभूमि को और किस नाम से जाना जाता है? तो दिए गए विकल्पों में ये सबसे सुटेबल है, वसुधा, धरती। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की भाषा कौन सी? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा या शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली? तो दिए गए विकल्प देखिए, ब्रज भाषा में वे पहले लिखते थे, और संस्कृत निष्ठ भी भाषा लिखी है, पर दिए गए विकल्पों में क्या है? ये वाला ऑप्शन सही आएगा, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। तो पांचवे का डी विकल्प सही है। छठवां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है। तो छठवे का क्या है? छठवे का होगा बी। इसमें दिखाया गया है प्रेमचंद ने भारतीय शासकों का पतन। ओके। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, मीर और मिर्जा शहर से दूर शतरंज खेलने क्यों जाना चाहते थे? क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें शतरंज की लत पड़ गई थी। इसका डी विकल्प सही है। शतरंज की लत के आगे उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। तो 7 का आपका विकल्प डी सही है। आठवां प्रश्न, मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था? तो मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा? तो दिए गए विकल्पों में क्या था? जो उनके नवाब थे, नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। कहाँ के नवाब थे? ये थे लखनऊ के नवाब। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जिले में हुआ था? देखिए, मैंने सैंपल वीडियो में शतरंज के खिलाड़ी पे पूरा वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। जिनका एग्जाम होने वाला है, प्लेलिस्ट में शतरंज के खिलाड़ी, उसमें मैंने पूरा प्रेमचंद जी के बारे में भी बताया और इस कहानी के बारे में भी बताया। तो प्रेमचंद जी का पहले प्रश्न आया है कि कहाँ जन्म हुआ? तो लम्ही में जन्म हुआ था। और लम्ही किस जिले में आता है? बनारस जिले में, वाराणसी जिले में आता है। तो 9th का सी विकल्प सही है। प्रेमचंद जी का जन्म बनारस में हुआ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? तो निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। तो 10 का बी विकल्प सही है। 11वां प्रश्न, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? तो ये जीप पर सवार इल्लियाँ, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा, केवल इसी चैप्टर पे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जरूर पढ़िएगा। और वहाँ पर अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला को कहा गया। और इला का अर्थ क्या है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। इला का अर्थ होता है पृथ्वी। तो 11वें का ए विकल्प सही है। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग पाठ के लेखक, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, पिछले साल भी पूछा गया था। तो ये जितने चैप्टर दिए हुए हैं उनके राइटर के नाम, उनके लेखक के नाम, उनके कवि के नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। उनसे एक प्रश्न अवश्य आता है। तो 12वें का बी विकल्प सही है। शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियों व्यंग पाठ के लेखक हैं, और ये व्यंग्य विधा भी है, निबंध है। 13वां प्रश्न, एकाद मित्र कैसा होना चाहिए? ये भी इसी पाठ से संबंधित है। तो एकाद मित्र बड़ा अफसर होना चाहिए, बड़ा किसान होना चाहिए, बुद्धिमान या कलाकार? तो पाठ के अनुसार क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। किसके? शरद जोशी जी के अनुसार एकाद मित्र बुद्धिमान होना चाहिए। 14वां प्रश्न,
किसान को क्या जीप में रखने के लिए कहा गया? तो ये देखिए बीकॉम का प्रश्न पत्र है और बीए का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का इसी साल के बीए में भी सेम क्वेश्चन आया है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का पेपर जैसे ही हो जाए वो मुझे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, मुझे पेपर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं हो सके संभवतः जल्दी वीडियो बना दूं, ताकि जिन बच्चों का परीक्षा और होने वाली है उनको इससे लाभ मिल जाए। और आप पेपर भेजते समय अपना नाम जरूर लिखें, ताकि मैं वीडियो में क्रेडिट भी दे सकूं। और अगर मैं क्रेडिट देना भूल जाऊं तो आप समझिएगा कि मैंने आपको क्रेडिट दे दी है। हमें काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, जैसे निराली है, अर्जुन हैं और संदीप हैं, इन्होंने पेपर भेजे हैं। तो 14वां प्रश्न का क्या है? जीप में क्या रखने के लिए कहा किसान से? हरे चने का ढेर। ओके। 15वां प्रश्न, पब्लिसिटी का क्या तात्पर्य है? तो पब्लिसिटी का तात्पर्य है प्रचार प्रसार। 16वां प्रश्न है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की है? तो रामायण की रचना मूल रूप से किसने की है? वाल्मीकि जी ने की है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। वेद व्यास ने महाभारत लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न, भावार्थ रामायण किसने लिखी? प्रश्न 17। तो भावार्थ रामायण लिखी है संत एकनाथ ने। 17 का सी विकल्प सही है और ये मराठी भाषा में लिखी है 16वीं सदी में, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है। 18 प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा धुंधला है, इसलिए थोड़ा सा मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। रामायण किस युग से संबंधित है? तो जो रामायण है वो त्रेता युग से संबंधित है, द्वापर से संबंधित कृष्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने छंद हैं? ये छंद की बात हो रही है तो यहाँ पर ये डाउटफुल है। छंद टोटल हैं 208, जिनमें से 139 हरि गीतिका के हैं। तो इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी बोले उसको आप सही मानेंगे, या उसको चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं से सप्रमाण मिलता है तो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, वाल्मीकि रामायण में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो वाल्मीकि रामायण में लगभग 500 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, उत्साह निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न 21वां है। तो उत्साह निबंध के लेखक यहाँ तो दिए ही नहीं है लेखक के नाम, तो ये प्रश्न जो है प्रश्न 21वां क्या होगा? ये सभी को इसके नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें दिए गए विकल्प में कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, लेखक के अनुसार उत्साह क्या है? भाषा में आवेग की उमंग, क्रोध में ईर्ष्या की उमंग, सुख में दुख की उमंग, या साहसपूर्ण आनंद की उमंग। तो 22 का ऑप्शन डी सही है। ओके। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, उत्साह की गिनती कैसे गुणों में होती है? तो उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। 23 का सी सही है। 24वां प्रश्न, उत्साह कौन उत्पन्न करता है? तो उत्साह कर्म भावना से उत्पन्न होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने उत्साह निबंध में बताया है। उत्साह निबंध पर मैंने एक आधा घंटे की वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से समझाया है उसमें, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न ना आए, तो आप चैप्टर पढ़ेंगे जो मैंने वीडियो बनाई उससे मिला जुला प्रश्न जरूर आता है। तो सीधे सीधे प्रश्न आके थोड़ा चैप्टर का भी आप अध्ययन कर लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट में NEP नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिएगा और अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। 25वां प्रश्न, कर्म के अनुष्ठान में प्राप्त आनंद कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, विविधता का सबसे बड़ा लक्षण, भारत एक है, रामधारी सिंह दिनकर का पाठ है, उससे संबंधित है। तो विविधता का सबसे बड़ा लक्षण भाषा है। 26 का ये। 27वां प्रश्न, प्रत्येक नागरिक के रहन सहन में किसका प्रभाव पड़ता है? तो प्रत्येक नागरिक के रहन सहन में जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ये आपको चैप्टर के अनुसार इसका उत्तर देना है। ओके। तो 27 का सी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 28 का ए विकल्प सही है। 29वां प्रश्न, दिनकर जी की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति या रचना कौन सी है? तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर है उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी। दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस सन में मिला है? पिछली वीडियो में मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। 30वां प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। 30 का भी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, आचार्य शंकर किस मत के अनुयायी थे? तो ये शिव मत के अनुयायी थे, उनका नाम ही शंकर था। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकर के वेदांत भाष्य का
क्या नाम है? 32वां प्रश्न का है आंसर ए, ब्रह्मसूत्र। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मसूत्र की रचना आचार्य शंकर ने 16 वर्ष की आयु में ही कर दी थी। 33वां प्रश्न, शंकराचार्य की दृष्टि में जगत या संसार क्या है? तो शंकराचार्य की दृष्टि में वेदांत के अनुसार संसार मिथ्या है, डी ऑप्शन सही है। 34वां प्रश्न, गीता भाष्य पर उपोदघात किसने लिखा? देखिए उपोदघात का अर्थ होता है उसका भूमिका लिखना, प्रस्तावना लिखना, ये जो वर्ड है उसका। तो 34 का विकल्प जो है बी सही है, आदि शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, विष्णु सहस्त्र नाम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी आचार्य शंकराचार्य हैं, शंकर हैं। 35 का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, होतासन का पर्याय क्या है? तो होतासन का पर्याय क्या है? अग्नि। अग्नि को होतासन कहते हैं, कृषाणु कहते हैं, और भी आप जानते हैं पावक भी कहते हैं। 36 का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, शार्दूल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शार्दूल जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द है। 37 का सी। अगला प्रश्न, मणिधर पर्याय है? तो मणिधर का पर्याय है नाग। नाग को मणिधर भी कहते हैं। ओके। 38वां प्रश्न का सी। 39वां प्रश्न, दारा किसका पर्याय है? तो दारा पर्याय है पत्नी का, याद रखिएगा। 40वां प्रश्न, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर बी, सी होना चाहिए, बिजली। 40 का सी। 41वां प्रश्न, अंतर्मुखी का विपरीत अर्थ यानी विलोम बताना है आपको अंतर्मुखी का। तो अंतर्मुखी का विलोम है बहिर्मुखी। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न, अर्जन का विलोम क्या? अर्जन अर्थात क्या होता है? अर्जित करना, इकट्ठा करना। तो व्ययन हो जाएगा खर्च करना, अर्जन करना, व्यय करना या व्ययन करना। तो 42 का बी सही है। 43वां प्रश्न, निरपेक्ष विपरीतार्थक है, यानी निरपेक्ष का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो 43 का क्या है? डी, निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, उचित विलोम। 44वां प्रश्न, प्रमाद का विलोम क्या है? तो प्रमाद का विलोम है परिश्रम। प्रमाद यानी होता है आराम करना है, अलग। तो परिश्रम इसका 44 का सी। अगला प्रश्न, उन्मीलन का विपरीतार्थक बताना है। तो जो उन्मीलन शब्द है, उन्मीलन का अर्थ होता है मिलना, मिलाप। तो इसका उल्टा इनमें से क्या दिया हुआ है? ये होता है उन्मुख होना। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की प्रादेशिक भाषा क्या है? अब ये प्रश्न भी थोड़ा सा क्या है, ये पूर्ण नहीं है। उत्तर भारत में पूछा है तो उत्तर भारत में बहुत सारे राज्य आ जाते हैं। इसमें पंजाब है तो पंजाबी भी सही है, पर उत्तर भारत में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, खड़ी बोली का क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर चूंकि भाषा बोला है तो ये खड़ी बोली और अवधी ये पहले वो थी बोलियाँ, हालांकि खड़ी बोली से ही बाद में हिंदी बनी हुई है ऐसा। तो हम इसके उत्तर सी ही होना चाहिए, 46 का सी। 47वां प्रश्न, उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो 1990 से उदारीकरण की शुरुआत हुई है। 47 का बी ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद 108 माने गए हैं। निम्न में बृहद टीका का संधि विच्छेद करना है आपको, तो बृहद टीका। ओके। अगला प्रश्न है, हाथ से लिखी गई पुस्तक, हाथ से लिखना हस्तलेखन कहलाता है, और हाथ से लिखी गई पुस्तक की बात हो रही तो उसे कहते हैं पांडुलिपि। तो 50 का सी विकल्प सही है। और अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए।